अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद इसके सोर्सेज जो कि कुछ लीगल सोर्सेज हैं और कुछ नॉन लीगल सोर्सेज हैं। ये कितने हैं, कैसे हैं, सब कुछ इसी वीडियो में। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यूनिटरी सिस्टम भी है और इसके साथ ही साथ मोनार्की भी है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में फेडरेशन है और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये इसकी जो नेचर है वो एवोल्यूशनरी ग्रोथ, मतलब ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ सभी को पता है कि ये मैग्ना कार्टा 1215 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और आज तक जो कोई भी ज्यूरिस्ट, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट है या थ्योरिस्ट है, अगर वो कोई ऐसा पॉइंट देता है जो वाकई वैलिड होता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकते कभी भी। मैक्सिमम हम कर सकते हैं, जितने भी हम कर लेंगे इसलिए करेंगे कि जो एग्जामिनर है वो पेपर को देखे और अच्छे मार्क्स दे दे कि बच्चे ने वाकई तैयारी की है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बेसिक बात है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि फीचर्स वाले क्वेश्चन में मैं इसे कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। मेन डिफरेंस, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन। आप लोग क्या समझते हैं, जो रिटन है वो लिखा हुआ, जो अनरिटन है वो ना लिखा हुआ? ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एवोल्यूशनरी होता है, मतलब वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, कोडिफाइड शेप में मौजूद नहीं होता। जैसे कि अगर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 40 से 49 तक जो आर्टिकल्स होते हैं वो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पावर से, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कोई कोडिफाइड शेप मौजूद नहीं है। कोई भी राइट्स की बात कर लेता है, कोई भी आज़ादी की बात कर लेता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स को आप अगर मिला दें तो इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो फंडामेंटल लॉ होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद ये रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कैरेक्टर एंड कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट। कैरेक्टर, कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट किस तरह की होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट आता है बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि एक कंट्री में, एक स्टेट में जो ओबेड होते हैं वो वाले बेसिक प्रिंसिपल्स। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लिमिट करना, उनको रेगुलेट करना, ये सब काम करना इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल लॉ है वो अगर ये सारे काम कर ले तो उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और लास्ट पे हमारे पास आता है एक्सरसाइज करना सोवरेन पावर्स। जो ये 6 पॉइंट्स को अचीव करता है, जो फंडामेंटल लॉ है, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और जो फंडामेंटल लॉ है एक नेशन का, उसके बाद वो रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन फॉर्म में। तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट है उसका वो कैरेक्टर या कंसेप्शन डिफाइन करे। उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक नेशन के अंदर उन्हें वो ओबेड करे। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करे, लिमिट करे, उनकी जो पावर्स है उसे लिमिट करे या उन्हें रेगुलेट करे, ये सब काम करे। उसके बाद वो सॉवरेन पावर भी रखता हो, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो है इसके सोर्सेज। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि अनलिमिटेड सोर्सेज है, क्योंकि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो है लेजिस्लेशन। चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का वो अनरिटन है और उसमें जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है
कि जो सॉवरेनिटी है बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन वहाँ पे सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है तो उसी में लेजिस्लेशन होता है। जो जब जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन होगी तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सोर्स होगा, सबसे बिगेस्ट सोर्स जो होगा वो लेजिस्लेशन, जहाँ पे कानून बनता है। दूसरा लीगल सोर्स हमारे पास जो आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स, या हम इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, जो कि बहुत पहले मतलब द फर्स्ट और द फोर मतलब बहुत पुराने भी हैं। जैसे कि लेजिस्लेशन है लेकिन ये सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन बहुत पुराने जो सोर्सेज हैं वो कुछ और हैं, जिसमें नंबर 1 पे मैग्ना कार्टा 1215, जिसका अगर बेसिक मतलब देखा जाए तो इसमें क्या था कि इसमें यह था कि जो किंग था उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। मतलब कि जो बैरन्स थे, कॉमन पर्सन थे, और जो क्राउन था, उन दोनों के दरमियान सेटलमेंट करवा दी गई थी। मतलब जो मिडिएवल कम्युनिटी थी, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनके दरमियान और जो हाई अपर क्लास लोग थे, उन दोनों के दरमियान सेटलमेंट हो गई थी कि ये बगैर किसी वजह के परेशान नहीं किए जाएंगे, और जो मिडिल क्लास लोगों के राइट्स होंगे उन्हें भी वायलेट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स पेश किए गए थे, जैसे कि चर्च को आज़ाद कर दिया जाए, लंदन और जो दूसरे सिटीज़ हैं उन्हें उनकी आज़ादी दी जाए, और जैसे वो कस्टम्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें गुजारने दी जाए। जो मर्चेंट्स हैं यानी कि ताजर वगैरह हैं, उन पे फजूल में टैक्स ना लगाया जाए, मतलब अनजस्ट टैक्स नहीं वो पे कर सकते तो वो ना लगाया जाए। तो इस तरह की इसमें जो पॉइंट्स है वो पेश किए गए, और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में ऐड है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पिटीशन ऑफ राइट। इसमें क्या हुआ था कि ये जो 4 बड़े चार्टर हैं यूके के, उसमें से एक चार्टर ये भी है। इसमें क्या कहा गया था कि जो फजूल में किसी से गिफ्ट लेना या लोन लेना या फिर किसी को फजूल में टैक्स पे करना पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो उसका हक बनता है, जो वो अपनी कंसेंट से देता है, अपनी मर्जी से देता है, सिर्फ वही वो देगा, अदरवाइज कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है हेबियस कॉर्पस एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि ये भी एक जो चार्टर 4 बड़े हैं उनमें से एक बड़ा चार्टर है। इसमें क्या हुआ था कि जो अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मतलब कानून उसकी इजाज़त नहीं देता लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसका स्पीडी रिलीफ मतलब बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हेबियस कॉर्पस एक्ट से आया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बिल ऑफ राइट्स। इसमें क्या हुआ था कि जो किंग जेम्स 2 था उसने अपनी पावर को गलत इस्तेमाल किया था, तो फिर जो मोनार्की थी उसे लिमिट कर दिया गया था कि वो जो पार्लियामेंट है उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो था, ये भी बिल जो था वो पार्लियामेंट से पास हुआ था। जो विलियम 3 था किंग, उसने इसे साइन किया था, और इसमें क्या हुआ था कि ये जो हायरार्की चली आ रही थी, मतलब एक जो इनहेरिटेंस कह सकते हैं कि एक बाप जो था वो क्राउन में गया, वो किंग बना, उसके बाद उसका बेटा भी बना, तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था और बोला गया था कि जैसा पार्लियामेंट चाहेगा बिल्कुल वैसा होगा, ये नहीं होगा कि बाप के बाद बेटा बनेगा। और इसमें एक और भी बड़ा अच्छा काम हुआ था कि ये जो जुडिशरी है, इसमें जो अच्छा जज कोई अच्छा काम करता है, कोई काम अच्छा करता है, तो उसके बाद उसका जो टेन्योर है वो भी ये कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ट्रीटी ऑफ यूनियन। ये जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, मतलब स्टेट्स ही इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये जो यूनियन ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यूनियन, इसके तहत इन दोनों को मिलाकर एक यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कर लिया गया था। इसके बाद कुछ दूसरे स्टैट्यूट्स भी आते हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री एक्ट्स भी कहा जा सकता है। पार्लियामेंट्री एक्ट्स। इसमें क्या हुआ था कि जो लॉर्ड्स की पावर थी उन्हें कम कर दिया गया था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, और जो हाउस ऑफ कॉमन थे उनको उभारा गया था, उनको ज़्यादा पावर दी गई थी।
और जो हाउस ऑफ कॉमन था उनका टाइम लिमिट था 7 ईयर्स, उसे 5 ईयर्स कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर। इसमें क्या हुआ था कि ये जो टेरिटरी है कनाडा की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, इनको आज़ाद कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। और इसी तरह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो तमाम पॉलिटिकल पावर्स थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिवाइड कर दी गई थी जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था। सिमिलरली सच टाइप ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने देखा है सबसे पहले लेजिस्लेशन, फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और तीसरे नंबर पे जुडिशियल प्रेसिडेंट हमने अभी करना है। जुडिशियल प्रेसिडेंट या इसे हम कॉमन लॉ भी कह सकते हैं या केस लॉ भी कह सकते हैं। कॉमन लॉ सबसे पहले होता क्या है, ये जो जजेस होते हैं या फिर कोई दूसरे ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो जो लॉज पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन लॉज। और ऐसे जो लॉज होते हैं जो वाकई काबिल तारीफ होते हैं तो यूके क्या करता है, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये हो गए लीगल सोर्सेज। उसके बाद बात आती है नॉन लीगल सोर्सेज, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशंस कस्टम्स होती हैं, रवायात, ट्रेडिशंस। जैसे कि पाकिस्तान में जो वैलिड कस्टम होती है उसे लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी तरह यूके में जो वैलिड कस्टम्स होती हैं और काफ़ी साल से चली आ रही होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी है मुकम्मल, व्हाट आर कन्वेंशंस, वो हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब जो कुछ मशहूर कन्वेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। मतलब ये कहीं पे लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से उन्हें ये मानना पड़ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसके पास तमाम पावर्स होंगी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। और जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास वीटो की यानी रिजेक्ट करने की एक बिल को कोई पावर नहीं होगी। जब वो 2 हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहेगी। और तीसरा कि जो पार्लियामेंट है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी, एक दफ़ा ज़रूर समन होगी। तो ये भी कन्वेंशन है। ये 3 बड़ी कन्वेंशंस हैं जो कि कहीं पे रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन कन्वेंशंस है। दूसरा नॉन लीगल सोर्स जो हमारे पास आता है वो है वर्क्स ऑफ अथॉरिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट्स होते हैं, मतलब जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जिन्हें हायर किया जाता है, जो कि ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो जब कोई बुक लिखते हैं, कोई जजमेंट देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, वो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ सोर्स यूज होता है। और लास्ट पे हमारे पास आता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है ये भी एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके का। इसमें क्या होता है, जो ट्रीटीज होती हैं और जो एग्रीमेंट्स होते हैं एक कंट्री के, यूके के, दूसरे कंट्रीज के साथ, वो सब कुछ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।